इस वीडियो लेक्चर में यहाँ पे हम देखने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा क्या होता है इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे चल रहा है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है, और इसमें यूनिट हमारी चल रही है यहाँ पे थर्ड। तो इस यूनिट के अंदर 2 लेक्चर हम पहले ही देख चुके हैं, जिससे हमने ये वाला पोर्शन फर्स्ट वीडियो लेक्चर में देखा था, सेकंड में हमने इतना पोर्शन देखा था। आज हम देख रहे हैं यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल, जिसके अंदर फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे इसकी टेक्निक्स, जैसे कि हमारे सिलेबस में यहाँ पे दी हुई है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फर्स्ट हम इसको देखेंगे, साथ में री ऑर्डर क्वांटिटी लेवल, और साथ में यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर। तो हमारी कुछ टेक्निक्स है, इससे अलग कुछ हमारी एक्स्ट्रा इसमें हम देखेंगे एक एक दो लाइन्स में, जो आपके लिए थोड़ी सी नॉलेज के लिए अच्छी रहेंगी। साथ में देखिए इसमें हम एक टॉपिक और देखेंगे, जो हमारे यहाँ पे फिफो एंड फिफो मेथड है, इसको भी हम इसी के अंदर देखेंगे। अब ऐसा हम यहाँ पे क्यों करेंगे, क्योंकि हमारी जो यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स होती हैं उसी के अंदर हमारी ये वाली भी आती है। अभी किस तरह से आती है, क्यों आती है, ये हम जब डिस्कस करेंगे आपको पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल हमारा क्या होता है। हो सकता है आपको टॉपिक स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगे, लेकिन यकीन मानिए इतने सारे एग्जाम्पल हम आपको देंगे जिससे आपके लिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। कोई भी हमारा टॉपिक होता है, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल बताए जाते हैं उतना ज़्यादा हमारे लिए वो ईजी रहता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे हमारी इन्वेंट्री क्या होती है, सेकेंड हम देखेंगे हमारी जो इन्वेंट्री है इसको कंट्रोल किस तरीके से किया जाता है, और इसको हम कैसे यहाँ पे समझेंगे, हम समझेंगे इसको एग्जाम्पल के बेस से। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, हमारी जो इन्वेंट्री होती है वो होती है हमारी ड्रग्स, जो हमारी मेडिसिन होती है, हमारी दवाइयाँ होती हैं, उन्हीं को यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं। अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जैसे क्या होती है हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी का एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फार्मेसी की बात कर रहे हैं, इससे अलग भी एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। तो देखिए हमारे जो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, तो इनमें जब दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ऐसे नहीं है डायरेक्टली दवाइयाँ हमारी वो बन गई। क्या होता है, हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है उनको दवाइयाँ बनाने के लिए क्या होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, और ये जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है ये हमारी अलग अलग सोर्सेज से आता है। ऐसे नहीं, कंपनी के अंदर भी रॉ मटेरियल प्रिपेयर हो रहा है। तो हमने आपको फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर में बताया था, हमारी जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं वो किससे बनती है, हमारे जो प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे वो ली जाती हैं। डिफरेंट हमारी दवाइयाँ होती हैं, उनके लिए डिफरेंट हमारी सोर्सेज होती हैं। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म में, देखिए रॉ मटेरियल में क्या हो सकता है, हमारे सॉल्यूशन भी होते हैं, क्योंकि कुछ हमारी लिक्विड प्रिपरेशन है उनके लिए, साथ ही हमारे सेमी सॉलिड और सॉलिड सभी तरह के हमारे रॉ मटेरियल होते हैं। तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनी इन रॉ मटेरियल किससे खरीदती है, अलग किसी और सोर्स से लेती है वो। तो ये जो रॉ मटेरियल होता है कंपनी का, इसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या, जो हमारी इन्वेंट्री है इसको कहते हैं। अब इन्वेंट्री में आप कंफ्यूज कहाँ होंगे, देखिए जो रॉ मटेरियल होता है कंपनी के अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनी में, उसको भी इन्वेंट्री कहते हैं। इस रॉ मटेरियल का यूज़ करके हमारा जो यहाँ पे फिनिश्ड, जो हमारा फाइनल यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, जैसे सपोज कीजिए हमारी जो ड्रग है, जैसे टैबलेट हमारी बन गई, टैबलेट कैप्सूल सॉल्यूशन हमारे बन गए, तो वो भी क्या है हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री है। तो रॉ मटेरियल को भी हम इन्वेंट्री कहते हैं, साथ ही हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है उसको भी यहाँ पे हम इन्वेंट्री कहते हैं। काफ़ी जगह आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, भाई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री है या हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे दोनों को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री कहते हैं। तो ये होगी हमारी यहाँ पे इन्वेंट्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा हट के एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे आपको समझ में ना आया हो तो थोड़ा सा और ईजी हो जाए। तो देखिए क्या होता है, जैसे जनरल से एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, जो हमारे क्या होते हैं यहाँ पे फर्नीचर की शॉप होती है। भाई रेगुलर आप रोड वगैरह पर चलते फिरते हैं, आप ट्रेवल करते हैं, आपने शॉप देखी होंगी जो फर्नीचर वाली होती है। बेड आप सभी के घर में होगा, बेड, डबल बेड, सिंगल बेड, आप सभी भाई जानते हैं उस चीज़ को। तो क्या है, जो हमारे बेड वगैरह होते हैं कहाँ पे बनते हैं, ये बनते हैं हमारी जो फर्नीचर की शॉप होती है वहाँ पे बनते हैं। अब आपको क्या लगता है, वो जो फर्नीचर की शॉप पे डायरेक्ट बना देती हैं, देखिए वो क्या करती हैं, रॉ मटेरियल मंगाती हैं। रॉ मटेरियल वहाँ पे क्या होता है, मेन होता है हमारा वुड्स, जो लकड़ी होती है। तो सबसे पहले जो हमारी वो शॉप्स होती हैं वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल यहाँ पे वुड्स मंगाती हैं, उसके बाद में उन वुड्स का यूज़ करके क्या करती हैं, फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं। जैसे बेड बना दिया, सोफ़ा बना दिया, चेयर बना दी, ये सब चीज़ें, या टेबल वगैरह हो गया, हमारे स्टूल हो गया, तो ये वुड्स का यूज़ करके यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाती हैं। तो ये जो वुड्स आती हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में, ये भी हमारी इन्वेंट्री होती है। साथ में जो फाइनल प्रोडक्ट बेड वगैरह बन रहा है वो भी क्या होती है, हमारी इन्वेंट्री होती हैं। अब इनको कंट्रोल करने की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने क्या किया, रॉ मटेरियल का यूज़ करके, या तो रॉ मटेरियल या उससे बनाया हुआ प्रोडक्ट, अब वो प्रोडक्ट कंपनी में बन गया, ऐसा तो नहीं है बनती वो चला गया, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑर्डर आया और वो चला गया। क्या होता है, कंपनियां एक्स्ट्रा में प्रोडक्ट बना के रखती हैं। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है और साथ में रॉ मटेरियल होता है, इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं, और इसको जो वहाँ पे मैनेज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री
कंट्रोल। तो सीधा जो फार्मास्यूटिकल कंपनी में दवाइयाँ वगैरह हैं उसको जो कंट्रोल करते हैं, जैसे वेयर हाउस होते हैं उनकी स्टोरेज का ध्यान रखा जाता है, मतलब कुछ उनके टेम्परेचर के अकॉर्डिंग रखा जाए, और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे ध्यान देनी होती हैं। सपोज कीजिए आपने कितना 10 से 15 कुंटल आपने माल बना रखा है या रॉ मटेरियल है, तो उसके लिए वेयर हाउस भी उतना ही होगा, और वहाँ पे रिकॉर्ड भी रखना होता है, सारी चीज़ें रखनी होती हैं। तो सीधा कहने का मतलब है जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होता है, चाहे तो वो सोफ़ा हो, चेयर हो, चाहे हमारी दवाइयाँ फाइनल प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल हो, तो उसको मैनेज करने, कंट्रोल करने की प्रोसेस को एक तरह से या प्रोसीडर को हम कहते हैं यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल। देखिए इतने सारे एग्जांपल आपको बताए, इसके बाद भी आपका कोई डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सीधा हमारी जो इन्वेंट्री होती है, जो हमारा स्टॉक होता है, जो हमारे होलसेल वाले होते हैं उनके पास दवाइयों का स्टॉक है, उसको भी इन्वेंट्री कहते हैं। हमारी हॉस्पिटल फार्मेसी होती है, वहाँ पे जितनी दवाइयाँ वगैरह आती हैं, चाहे वो टैबलेट हो, कैप्सूल हो, सिरप्स हो, इंजेक्शंस हो, ओवरऑल जितने हमारी मेडिकेशन है सब हमारी इन्वेंट्री होती हैं। रिटेल वाले जो उनके पास दवाइयाँ बेचते हैं वो भी इन्वेंट्री होती है, जो फर्नीचर होता है वो भी इन्वेंट्री होती है, और इनको कंट्रोल करने को हम यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं। अब देखिए इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु सूची नियंत्रण। कुछ लोगों के सर के ऊपर से गया हुआ हिंदी है, और कुछ लोग जो हिंदी अच्छे से जानते हैं उनको पता होगा। वस्तु को हम क्या कहते हैं, जो हमारा प्रोडक्ट सामान होता है उसको हम वस्तु कहते हैं। नियंत्रण मतलब कंट्रोल। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। देखिए डेफिनेशन वगैरह जितना आगे का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा आसान है, और इस टॉपिक को थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि जो आगे आने वाला टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो आगे हम देखेंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर, वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसको आप अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन। द प्रोसीडर ऑफ हैंडलिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन केमिकल्स ऑफ ड्रग। तो देखिए क्या होता है हमारा जो इन्वेंट्री कंट्रोल है, ये क्या है, एक प्रोसीडर है, हम इसको प्रोसेस भी कह सकते हैं। ऑफ हैंडलिंग क्या करने की, हैंडलिंग करने की, किस चीज़ को, इन्वेंट्री। किस चीज़ की इन्वेंट्री, देखिए मेडिसिन भी हो सकती है, केमिकल्स भी हो सकते हैं, साथ ही हमारी ड्रग्स भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दवाइयों से रिलेटेड हमारी बात रहेगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सो एज टू फुलफिल द डिमांड ऑफ कस्टमर्स एट लोवेस्ट प्राइस। अब देखिए क्या है, आपकी जो कंपनी है, आपकी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, या आप यहाँ पे होलसेल की बात कर लें, आपने क्या किया हुआ है, आपके जो यहाँ पे प्रोडक्ट हैं आपने उनको अच्छी तरीके से क्या किया हुआ, वहाँ पे कंट्रोल किया हुआ है। अब आपने अच्छी तरीके से कंट्रोल किया तो ना तो वो प्रोडक्ट खराब होगा, और आपने अच्छी तरीके से उसको रखा हुआ है, तो आपके पास जो कस्टमर आएगा उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसको दे सकते हैं। मतलब कि इतना प्रोडक्ट आपने पहले से ही रख रखा है, कोई डिमांड आ रही है, सीधा आप उसको सप्लाई वहाँ पे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इससे जो कस्टमर है उसको लोवेस्ट प्राइस पे आप वहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हैं उसकी डिमांड को। साथ ही में एंड विद लेस अमाउंट विद इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल। साथ में देखिए लेस अमाउंट मतलब कि कम इन्वेस्टमेंट में आप इसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, कोई प्रोडक्ट हमारा ख़राब हो रहा है, उसको फिर सही करने में दोबारा उसकी रीमैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो उसमें क्या होता है, खर्चा आता है। आपने क्या किया, आपने फर्नीचर की दुकान पे बेड बनाया, आपने प्रॉपर कंप्लीट कर दिया, उसको आपने रखा छोड़ दिया, उस पर बारिश वगैरह का मौसम होता है, सावन में उस पर बारिश पड़ गई, क्या हो गया, ख़राब हो गया, सुखाएंगे उसमें बदबू आएगी, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना। तो उसको अगर आप अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं तो रेट आपका लेस रहेगा, आप उसमें गड़बड़ कर रहे हैं तो ज़्यादा उसको मैनेज करने में खर्चा आएगा, तो रेट भी इंक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल की डेफिनेशन। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स। देखिए सीधा कहने का मतलब जो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल है, इसको हम क्यों करते हैं और क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके लिए ये की जाती है। तो इट हेल्प इन मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड इन दी ड्रग स्टोर। अब यहाँ पे हम किसकी बात करें, देखिए ड्रग स्टोर, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है जहाँ पे ड्रग को स्टोर किया जाता है उसको भी हम ड्रग स्टोर कहते हैं। जो हमारे मेडिकल स्टोर होते हैं इनमें क्या होता है, हमारी इन्वेंट्री होती है, जो हमारा मटेरियल होता है, स्टॉक दवाइयाँ वगैरह होती हैं, उसको भी हम यहाँ पे ड्रग स्टोर कहते हैं। साथ ही हमारी जो हॉस्पिटल फार्मेसी होती है उसमें भी हमारा स्टॉक होता है। तो जहाँ पे भी हमारी इन्वेंट्री होगी वहाँ पे ड्रग अगर है तो वहाँ पे ड्रग स्टोर होगा, अदर वहाँ पे कुछ और सामान है तो उसका स्टोर होगा, जिसको हम स्टोर रूम वगैरह कह देते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी इन्वेंट्री कंट्रोल होती है ये हेल्प करती है मेंटेन करने में प्रॉपर रिकॉर्ड इन दी ड्रग स्टोर। कंट्रोल करने का मतलब सीधे सिर्फ इतना नहीं है हमने उसको रख लिया, कौन सा प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी में है, कैसे ये कितने रेट में आया, कितने बिकेगा, सब चीज़ें इन्वेंट्री कंट्रोल में आ जाती हैं। आगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखेंगे उसमें आपके टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आएंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टू मिनिमाइज द लॉसेस। अब क्या है, आपके पास में प्रोडक्ट जो है वो पूरा वहाँ पे रखा हुआ है, ख़राब नहीं हो रहा है, अच्छी क्वांटिटी में रखा है, जो यहाँ पे लॉसेस है वो यहाँ पे कम हो सकते हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो। इट इंश्योर राइट क्वालिटी गुड्स एट अफोर्डेबल प्राइस, और ये इंश्योर करता है कि अच्छी क्वांटिटी में अच्छे प्राइस पर ये दवाइयाँ हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। अब देखिए हमारे जो यहाँ पे सिलेबस है, तो सिलेबस में कुछ ही हमारी टेक्निक्स यहाँ पे पूछी हुई है। जैसे फर्स्ट हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पूछी हुई है,
साथ में रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल पूछा हुआ है और साथ में यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर पूछा हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो टेक्निक्स है थोड़ी सी ज़्यादा हैं। अब ये जो हमारी एक्स्ट्रा वाली हैं, क्या होता है ना, कभी कभी ये भी दे दी जाती है 1 से 2 मार्क्स में, जिनको आप कहते हैं कि सर एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन जो है ये सिलेबस में था ही नहीं, अलग सा है। तो इस तरह की क्वेश्चन होते हैं। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे एबीसी एनालिसिस, सेकंड हम देखेंगे वेड एनालिसिस और थर्ड यहाँ पे हम देखेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है उनको हम डिटेल में देखेंगे, जो सिलेबस में नहीं है उनको थोड़ा सा हम शॉर्ट में देखेंगे। 4 यहाँ पे आ जाती है लेट टाइम, 5th आ जाती है बफर स्टॉक, साथ में रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल और यहाँ पे इन्वेंटरी टर्नओवर और इसके अंदर यहाँ पे फीफो और फीफो मेथड्स, ये जो हमने आगे बताया था ये भी हमारी इन्वेंटरी कंट्रोल की एक टेक्निक्स होती है। तो इसको हम यहीं पे देख लेंगे। चलिए इन सभी को यहाँ पे डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे ये सिलेबस में नहीं है इसलिए थोड़ा सा हम इनको शॉर्ट में देखेंगे। एबीसी एनालिसिस, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो ये जो हमारी यहाँ पे फुल फॉर्म है किसकी, एबीसी की। ए मीन्स यहाँ पे ऑलवेज, बी मीन्स बेटर, सी मीन्स कंट्रोल। मतलब कि हमारी जो एबीसी एनालिसिस टेक्निक है इन्वेंट्री कंट्रोल की, ये एक ऐसी टेक्निक है जो ऑलवेज बेटर कंट्रोल, मतलब हमारी जो इन्वेंट्री है उस पर हमेशा ही बेटर कंट्रोल रखती है। कैसे रखती है, इट इज़ द टेक्निक, ये एक टेक्निक होती है दैट डिटरमाइन, जो डिटरमाइन करती है द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आइटम। मतलब कि एबीसी एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक्स होती है जो हमारे इन्वेंट्री आइटम होते हैं उनको वैल्यू के हिसाब से डिटरमाइन करती है। अब वैल्यू हम यहाँ पे कैसे कह रहे हैं, देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल आप इसको समझ लीजिए। अब इसको एग्जांपल को आप ऐसे समझिए, जैसे सपोज कीजिए आपकी एक शॉप है, चाहे तो आपका मेडिकल स्टोर है, चाहे आप शूज़ वगैरह बेचते हैं, चाहे आप क्लोथ्स वगैरह बेचते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जिस तरह का कस्टमर आता है उस तरह का प्रोडक्ट आपको देना होता है। जैसे आप शूज़, आप जूते वगैरह बेचते हैं तो एक तो आपने नाइकी वगैरह साथ ही में और हमारे काफ़ी सारे ब्रांड आते हैं, आपने वो रख रखे हैं, चलिए ठीक है। एक आपने उससे छोटा ब्रांड रख लिया, एक आपने बिल्कुल ऐसा रख लिया जो शो पीस तो अच्छा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। तो जैसा आपके पास कस्टमर आएगा उस हिसाब से आप दे देंगे। उसी तरीके से जो हमारे मेडिकल स्टोर होते हैं, यहाँ पे कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो काफ़ी महंगी होती है, मतलब कि उनमें इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन सेल उनकी कम होती है। जो हमारा रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे ए, आइटम्स रिप्रेजेंट द हाई कॉस्ट, जो हाई कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। बी मीन्स आइटम रिप्रेजेंट द मीडियम कॉस्ट, जो हमारे मेडिकल में मीडियम कॉस्ट वाले आइटम है। साथ में आइटम्स रिप्रेजेंट द लो कॉस्ट। अब क्या हो रहा है, सपोज कि जैसे हमारी पीसीएम वगैरह देखिए बिल्कुल लोएस्ट कॉस्ट वाली है, कोई पेशेंट आया आपने उसको दे दिया, इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती है, 10-15 रुपये में पूरे 20 में पूरा स्टेप आ जाता है उसमें। तो ये हमारा हो गया। साथ में कुछ हमारी मीडियम कॉस्ट, जो हमारे ऐसे होते हैं ना ही तो ज़्यादा महंगे होते हैं ना ही ज़्यादा सस्ते होते हैं, जो ज़्यादा किसी बंदे को, सपोज कीजिए आप हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी है, तो वहाँ पे कुछ पेशेंट को क्या चाहिए, बहुत ही मतलब अच्छे लेवल का, अच्छी क्वांटिटी में क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, मतलब उसकी हालत कुछ ऐसी है जिसमें महंगी दवाइयाँ यूज़ होंगी। तो इन दवाइयों में 70% खर्च हो रहा है, मतलब और ये बिके 30% रही हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, बिके कम रही हैं। मीडियम मतलब कि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है हमारे जो रनिंग आइटम होते हैं, जो ना ही तो ज़्यादा कॉस्ट पे होते हैं और ना ही ऐसा भी नहीं होता है कि ज़्यादा बिक रहे हैं। साथ ही हमारे यहाँ पे लेस कॉस्ट वाले, जो हमारे कम कॉस्ट वाले होते हैं, इन पे खर्च तो हम 10% करते हैं लेकिन ये 70% से 80% हमारे बिकते हैं। तो ज़्यादा खर्च कम बिकते हैं, मीडियम खर्च मीडियम बिकते हैं, कम खर्च हो रही है ज़्यादा बिकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वेड एनालिसिस, ये हमारा इससे थोड़ा सा मिलता जुलता है। यहाँ पे डिवाइड ड्रग्स इनटू 3 कैटेगरीज, तो इसमें जो हमारे ड्रग्स होते हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। इसके हम फुल फॉर्म देखें तो वीड का मीन्स होता है वाइटल, जो हमारी ज़्यादा एसेंशियल दवाइयाँ होती हैं। साथ में ई मीन्स होता है एसेंशियल, जो मतलब इससे थोड़ी सी कम होती हैं। साथ में डी डिजायरेबल, आप किसी मेडिकल स्टोर में आपके पास कोई पेशेंट आया ओटीसी दवाइयाँ लेने, तो एक तो ऐसी है वाइटल, जो मतलब उसको कोई बीमारी है आप उसको देंगे, वहाँ पे वो इफेक्टिव है तो आप वही देंगे। एसेंशियल मतलब कि ज़रूरी है, चलिए ये भी डिज़ायर, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कोई दूसरी कंपनी की दूसरी दवाइयाँ उस साल्ट से लेके दूसरा साल्ट भी आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कह सकते हैं। अच्छा, हमारी थर्ड यहाँ पे आ जाती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको यहाँ पे हम EOQ भी कह देते हैं। देखिए ये हमारे सिलेबस में है। और क्या होता है ना, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल है, काफ़ी बार देखा गया है जो हमारे एग्जाम होता है उसमें डायरेक्टली आपसे इन्वेंट्री कंट्रोल की डेफिनेशन पूछेगा और यहाँ पे एक टेक्निक आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, जैसे इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का क्या मतलब होता है, ऑर्डर और साथ ही में क्वांटिटी। जैसे हमारी कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी है, तो जब वो क्या करती है, रॉ मटेरियल वगैरह का ऑर्डर देती है, तो वो अपनी इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देती है और इतनी क्वांटिटी में देती है जितना वहाँ पे वो यूज़ कर सके। ऐसा नहीं है जो एक तरह से किसी कंपनी के स्टोर रूम वगैरह हैं जहाँ पे वो रखती है, वेयर हाउस वगैरह है, वो तो कम है लेकिन हिसाब से ज़्यादा उसने ऑर्डर दे दिया। इकोनॉमी इतना बजट नहीं है, उससे ज़्यादा दे दिया, तो वो यहाँ पे
नहीं होता है। जैसे कि इसमें हम देख लेते हैं, EOQ इज द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ एन आइटम दैट शुड बी ऑर्डर एट ए पॉइंट इन टाइम। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है? एक ऑप्टिमम क्वांटिटी होती है। ऑप्टिमम से मतलब होता है एसेंशियल, ना कम ना ज़्यादा, अकॉर्डिंग टू जितनी नीड है। ऑफ किसकी? आइटम्स की। दैट शुड बी ऑर्डर, जो ऑर्डर करने चाहिए 8 पॉइंट, एक टाइम पे एक पॉइंट पे जितने हमें ऑर्डर करने चाहिए। टू अवॉइड ओवर स्पेंडिंग ऑन एन, ये स्पेंडिंग है यहाँ पे, आप इसको सही कर लेना। स्पेंडिंग ऑन एन आइटम्स, जो हमारे कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिन पे जैसे रॉ मटेरियल है, उस पर हमने हिसाब से ज़्यादा स्पेंड कर दिया, इतना वहाँ पे मुनाफा भी नहीं है, ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीद लिया, इतना यूज़ नहीं हो रहा है, ख़राब होकर एक्सपायर होकर जा रहा है, तो उस चीज़ को यहाँ पे ये अवॉइड कर देती है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ रॉ मटेरियल पे भी अप्लाई हो रही है, मेडिकल स्टोर, होलसेल और हॉस्पिटल फार्मेसी में दवाई आती है उस पर भी अप्लाई होती है। आपने इसने स्टॉक मंगा लिया जो आपसे बिक नहीं रहा है, आपको वह एक्सपायर हो गया जिससे आपको लॉस हो रहा है, तो वहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। साथ में एंड मिनिमाइज द ऑर्डरिंग, और साथ में होल्डिंग कॉस्ट एसोसिएटेड विद द आइटम। जब रॉ मटेरियल हमारा ऑर्डर किया जाता है या कोई हमारा प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है, ऐसा नहीं है कोई फाइनल प्रोडक्ट आप ही बना रहे हैं, आप किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए और भी फाइनल प्रोडक्ट और कंपनीज के यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम उनको क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं और साथ ही में होल्डिंग रखते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं केयरिंग वगैरह उनकी करते हैं, तो वहाँ पे जो कॉस्ट वगैरह आती है उसको भी यहाँ पे ये मिनिमाइज कर देती है। किस तरह से करती है? जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट। जब हम किसी प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है? तो यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं ट्रेवलिंग कॉस्ट। देखिए पहले क्या होता था, आजकल तो इतना नहीं, लेकिन पहले के टाइम में जो हम किसी चीज़ का ऑर्डर देते तो खुद चल के जाते थे, मतलब चल के नहीं जाते थे, सीधा कहने का मतलब है खुद जाते थे। अब हम किसी गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, तो वहाँ पे कोई लंबी आपको दूरी तय करनी है, तो उस चीज़ में क्या होता है, ट्रेवल कॉस्ट आती है। बीच में आप खाना खा रहे हैं बीच में और कुछ दिक्कत आपको आ गई, जैसे आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी ख़राब हो गई या और कुछ दिक्कत है, तो सब किस में आ जाती है? यहाँ पे ट्रेवलिंग कॉस्ट में आ जाती हैं। साथ में नेक्स्ट होता है हमारे यहाँ पे केयरिंग कॉस्ट। लेकिन आजकल देखा जाए तो ऑर्डर, जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं सीधा ऑर्डर कर देती हैं, भाई आजकल सोशल मीडिया है वहाँ से वो आ जाता है, और वहाँ पे इतनी धांधलेबाजी मतलब धोखा भी नहीं होता है, क्योंकि बड़े बड़े स्टॉक हमारे आते हैं इस वजह से। केयरिंग कॉस्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, अब उसको जो हम रख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो केयरिंग कॉस्ट का सीधा मतलब होता है लाइक यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन आ रहा है, जितना हमने ऑर्डर दिया है उसके चार्ज कितने लग रहे हैं। देखिए ज़्यादा दूर से आता है तो ज़्यादा चार्ज लगते हैं, कुछ हमारे ऐसे भी होते हैं ट्रांसपोर्टेशन जो विदेश से इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो उसमें और भी ज़्यादा चार्ज लगता है। इंश्योरेंस, कोई हमारा प्रोडक्ट है उसके लिए हमें इंश्योरेंस कराना पड़ता है, जिसमें कुछ खराबी वगैरह हो जाए बाद में तो इंश्योरेंस मिल जाए, उसका भी खर्चा आता है। साथ में स्टोरेज एक्सपेंस, जो वेयर हाउस है जहाँ पर हम इसको रख रहे हैं उसमें जितना खर्चा आ रहा है वो भी इसी में जुड़ता है, एक्सेट्रा। तो आई थिंक आपको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सीधा हम कह सकते हैं हमारी इकोनॉमी के हिसाब से, और साथ में नीड के हिसाब से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं हम, जो हमारी ओवर खर्चे हम उनको यहाँ पे बचा लेते हैं। साथ में इसका फॉर्मूला भी यहाँ पे ये होता है, EOQ फॉर्मूला। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है, देखिए क्या होता है ना, हमारा जो बी फार्म है, यहाँ पे हम डी फार्म की स्टडी कर रहे हैं, हमारा जो डी फार्म है, एम फार्म है, वहाँ पे ये चीज़ें इतनी डीपली है कि इसके डेरिवेशन वगैरह आपने कहाँ पढ़ा होगा, आपने 11th-12th में फिजिक्स में डेरिवेशन पढ़े होंगे, उस तरीके से डेरिवेशन भी होते हैं। हमें यहाँ पे फिलहाल इनको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 गुणा डी गुणा ओ, अब यहाँ पे हमारा एच है ना कि एन, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए ये जो हमारे अंडर रूट लग के यहाँ पे सब चीज़ लगे हुए हैं, तो ये हमारे जो मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसका यहाँ पे जो मीनिंग होता है उसको हम देखेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से समझ आएगा। देखिए डी मीन्स होता है एनुअल डिमांड यूनिट के हिसाब से, तो हमारी जो एनुअल डिमांड होती है उसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं किससे, जो हमारी वो क्या होता है, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ईयर, एक साल में कितना ऑर्डर हो रहा है उसको, और साथ में हमारी जो यहाँ पे एनुअल डिमांड है उसको, दोनों को यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरे से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 हम लगाएंगे, साथ में इसके जो हमारे नीचे क्या है यहाँ पे एच मीन्स होता है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों को हम क्या करते हैं, यहाँ पे भाई गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, उसके बाद में ये सारा टोटल हमारा यहाँ पे निकल जाता है। साथ में कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर, अब कितने ऑर्डर हमारे किए गए हैं उसको यहाँ पे मतलब पर ईयर के हिसाब से उसको यहाँ पे कैलकुलेशन कर देते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, जिसमें कि हमारी एनुअल डिमांड कितनी है, और साथ में यहाँ पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारी कितनी है, इन दोनों के यहाँ पे गुणा भाग करके हमारा ये हो जाता है। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे थर्ड हमारा कंप्लीट हो जाता है। फोरम देख लेते हैं यहाँ पे लेट टाइम। देखिए इसको हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे समय सीमा। तो ये हमारा क्या होता है, लेट टाइम इज द टाइम गैप। तो ये क्या होता है, हमारा एक टाइम गैप होता है जिसको हम हिंदी में समय सीमा भी कह सकते हैं। बिटवीन किसके बीच में, प्लेसमेंट ऑफ एन ऑर्डर, जो एक ऑर्डर हमने दिया है उसके साथ में, एंड द टाइम ऑफ एक्चुअल सप्लाई। मतलब कि कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अपनी रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे क्या कर रही है, ऑर्डर दे रही है। तो कब उसने ऑर्डर दिया है वो, और साथ में कब वो एक्चुअल में सप्लाई किया जा रहा है वहाँ पे,
तो सीधा उसके बीच का जो यहाँ पे समय सीमा होता है, टाइम गैप होता है, उसके यहाँ पे हम कहते हैं लेड टाइम। अभी ज़रूर नहीं है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अप्लाई हो, आपका आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी है, आप किसी इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं, आप ऑर्डर दे रहे हैं दवाइयों के लिए, तो कब आपने ऑर्डर दिया है, कब वो आपका ऑर्डर आ रहा है, तो उसको भी यहाँ पे कह सकते हैं। फिफ्थ हम देख लेते हैं यहाँ पे री ऑर्डर क्वांटिटी लेवल, ये आपके सिलेबस में थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। देखिए इसको यहाँ पे हम समझे तो री ऑर्डर का मीन्स होता है, सपोज कीजिए आप एक होलसेल वाले हैं, आप एक कंपनी वाले हैं, तो आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपके पास है, कितनी है कि एक आपने एक मतलब एक लेवल यहाँ पे मेंटेन कर लिया है। आपका क्या है, आपका ये वेयर हाउस है और आपने यहाँ पे कितना है, जैसे यहाँ पे 100% है, फुल है आपका स्टॉक, आपने यहाँ पे 50% के रखा है, आपने यहाँ पे 30%। तो आपने एक यहाँ पे मतलब एक लेवल सेट किया हुआ है कि जब हमारे स्टॉक में वेयर हाउस में 30% हमारा मटेरियल इन्वेंट्री रह जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे कम नहीं जान देंगे, हम क्या कर देंगे यहाँ पे रीऑर्डर कर देंगे, मतलब दोबारा से उस प्रोडक्ट को इन्वेंट्री को हम मंगा लेंगे। तो यहाँ पे उसी को हम देख रहे हैं, जो हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं या हमारे हॉस्पिटल फार्मेसी होती हैं, यहाँ पे जो हमारी इन्वेंट्री प्रोडक्ट हमारा जो स्टॉक होता है उसको हम एक मिनिमम लेवल तक रखते हैं, उसके बाद हम ऑर्डर कर देते हैं। रीऑर्डर क्वांटिटी लेवल हमारा क्या होता है, वंस द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रीच ए डेफिनेट फिगर, क्या हमने एक डेफिनेट फिगर यहाँ पे बना रखा है कि हाँ भाई ठीक है, इसको अब ये दवाइयाँ हमारी रीच कर रही हैं, न्यू ऑर्डर इज सेंड टू गेट मटेरियल अगेन। तो हमने जैसे बताया आपको, डेफिनेट पीरियड का सीधा मतलब होता है कि मतलब एक मिनिमम लेवल हमने मेंटेन कर रखा है, तो उस फिगर तक जब हमारे मटेरियल क्वांटिटी पहुंच जाती है तो हम क्या कर देते हैं कि न्यू ऑर्डर क्या कर देते हैं, मतलब सेंड कर देते हैं। किसको हम कर देते हैं, जहाँ से हमें मटेरियल मंगाना है। साथ में द ऑर्डर इज सेंड बिफोर द मटेरियल रीच मिनिमम स्टॉक लेवल। अब भाई ऐसा तो है नहीं, आपका जो यहाँ पे स्टॉक लेवल है आपका 30% है, इससे आप नीचे भेज रहे हैं उसके बाद ऑर्डर करेंगे। जब आपका मिनिमम लेवल यहाँ पे 30% है तो इतने पर आप ऑर्डर कर देते हैं। नहीं करेंगे दिक्कत क्या हो सकती है, सपोज कीजिए आपका जो मतलब सेलिंग है, कहीं पे भी आपका जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हॉस्पिटल में हो रहा है, जो कंपनी है वो और जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, 30% से नीचे हो जा रहा है, तो हो सकता है डिमांड कस्टमर की ज़्यादा हो, इतना आप पूरा ना कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो मिनिमम लेवल आपने मेंटेन करके रखा है, इससे कम आप नहीं जान देते, ऊपर को आप ऑर्डर करते रहते हैं। तो जो हमारा जो स्टॉक लेवल है मिनिमम लेवल तक जाता है बिफोर, मतलब कि उससे पहले ही हम ऑर्डर कर देते हैं। द लेवल ऑफ रीऑर्डरिंग इज फिक्स्ड बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम लेवल। वही हमने आपको बताया, हमारा जो क्या है यहाँ पे ये 30% है, ये हमारा 100% है, तो इनके बीच में क्या होता है, हमारा जो एक एक्यूरेट लेवल हो गया वो मेंटेन होता है। मिनिमम चलिए यहाँ पे 30 को छोड़िए, आपका जो 10% है मिनिमम है, 100% मैक्सिमम, इसके बीच में आपने 30% को फिक्स कर रखा है, जो यहाँ पे फिक्स है कि हाँ इतने लेवल पर हमें रीऑर्डरिंग करनी है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है, रीऑर्डरिंग लेवल मैक्सिमम कंजप्शन गुणा मैक्सिमम रीऑर्डर। सीधा इसके यहाँ पे क्या मतलब है, सपोज कीजिए आपकी एक हॉस्पिटल फार्मेसी, वहाँ पे पेशेंट क्या हॉस्पिटल में आपके ज़्यादा है, या आप होलसेल का वर्क करते हैं, वहाँ पे क्या है कि आपके जो रिटेलर वगैरह हैं उनको दवाइयाँ हिसाब से ज़्यादा बिक रही हैं। मैक्सिमम कंजप्शन, दवाइयाँ देखिए अगर ज़्यादा खर्च हो रही हैं तो ऑर्डर भी ज़्यादा आएगा, कम खर्च हो रही है तो वहाँ पे ऑर्डर भी कम जाएगा। तो वो ये कि ऑर्डर का जो पीरियड होता है, कंजप्शन ज़्यादा है तो मैक्सिमम ऑर्डर है, साथ में कंजप्शन कम है तो रीऑर्डर भी कम है। तो ये फॉर्मूला आप लिखेंगे, मिनिमम वाला आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपके देखिए बुक्स वगैरह गूगल से हमने यहाँ पे लिखा है तो यही दिया हुआ था। अब यहाँ पे 6 हम देख लेते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर। ये भी आपके सिलेबस में थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे। तो इन्वेंट्री टर्नओवर, अभी तक हमने आपको बताया इन्वेंट्री हमारी क्या होती है, तो इसका जो टर्नओवर होता है उसके यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हॉस्पिटल और कंपनी हमने 2 पॉइंट लिखे हुए, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। आप चाहे आपको लग रहा है कि चलिए ठीक है कंपनी ठीक है, तो आप यहाँ पे हॉस्पिटल हटाइए कंपनी लग रही, या और करके आप दोनों को लिख सकते हैं। क्या होता है टर्नओवर का सीधा मतलब, जो एक कंपनी या कोई भी हॉस्पिटल होता है वो एक डेट में क्या होता है अपने प्रोडक्ट को रिप्लेस करता है, जिससे उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी ना आए और टाइम के अकॉर्डिंग, ऐसा ना हो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आ जाए जिससे कि जो पुराना आइटम रखा है उसकी वैल्यू गिर जाए। इन्वेंट्री टर्नओवर इज द रेट एट विच ए हॉस्पिटल या एक कंपनी रिप्लेस इन्वेंट्री इन ए गिवन टाइम पीरियड ड्यू टू सेल्स। क्या होता है, आपके पास होलसेल का आप काम करें, आपके पास इन्वेंट्री रखी है, तो क्या करते हैं आपका जो प्रोडक्ट होता है उसका आप कितना टर्नओवर कर पा रही है, या कोई कंपनी है वो कितना टर्नओवर कर रही है, क्या करती है एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उसकी जब मैन्युफैक्चरिंग की है, साथ में उसकी जो एक्सपायरी है, या टाइम के अकॉर्डिंग कोई न्यू न्यू प्रोडक्ट आ रहे हैं पुराने निकालने ज़रूरी है, तो उनके टाइम के अकॉर्डिंग क्या करती है टर्नओवर उनका करती रहती है। या नेक्स्ट हम इस पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वेशन इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय द एवरेज इन्वेंट्री फॉर द सिमिलर पीरियड। कोई एक कंपनी है जो प्रोडक्ट अपना बना रही है, तो उसको जो इक्वेशन रेशियो किसकी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो एक कंपनी एक साल में कितना प्रोडक्ट बेच पा रही है, क्या उसकी कॉस्ट थी और कितना उसने वहाँ पे टर्नओवर किया, कितना
बेचा। लाइक भाई कुछ लाख में, कुछ करोड़ों में उसने या हज़ार में क्या कर दिया, उसने टर्नओवर कर दिया। किसका? गुड्स का, मतलब उनको बेच दिया। तो पहले हम देखते हैं वहाँ पर उसकी एवरेज इन्वेंट्री क्या थी फॉर दिस सिमिलर पीरियड के लिए, और उसको सोल्ड कितना किया गया, ये आप समझेंगे इस पॉइंट में। कुछ पॉइंट क्या होते हैं आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आते, तो आप इस तरह से, हमने तो आपको बता दिया, लेकिन आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ में देखिए यहाँ पे आईटी, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा हो जाता, नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे हमने आईटी कर दिया। इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर। कोई भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो एक साल में, एक महीने में कितना टर्नओवर कर रही है, कितना प्रोडक्ट को बेच रही है, उसको हम टर्नओवर कहते हैं। अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो इसको आप थोड़ा सा रिपीट करके, मतलब बैक करके थोड़ा सा आप इस लेक्चर को देख लें। तो क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कि आपका कितना प्रोडक्ट बिका है, मतलब कितनी क्वांटिटी में बिका है और कितने पैसों में बिका है। साथ में एवरेज इन्वेंट्रीज आपकी कितनी है। दोनों के यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे भाग वगैरह कर लेते हैं, साथ में हमारा जो आंसर है निकल के आ जाता है। साथ में यहाँ पे हम देख लेते हैं एडवांटेजेस। देखिए जो इन्वेंट्री टर्नओवर है इसके एडवांटेजेस यहाँ पे क्या होते हैं। द रिस्क ऑफ इन्वेंट्री एक्सपायर्ड ड्यू टू लॉन्ग स्टोरेज इज मिनिमाइज। आपके पास जो प्रोडक्ट है उसको टर्नओवर करना जरूरी क्यों है? क्योंकि क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उसकी एक एक्सपायर डेट भी लिखी रहती है। साथ ही में हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो टाइम के हिसाब से चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बीत जाने पर नया प्रोडक्ट आ जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। द रिस्क ऑफ इन्वेंट्री एक्सपायर्ड, जो हमारे पास स्टॉक है उसके जो एक्सपायर होने की क्या होती है, एक चांस होते हैं, उसको मिनिमाइज कर देता है यहाँ पे इन्वेंट्री टर्नओवर। लॉन्ग स्टोरेज इन मिनिमाइज, जो ज़्यादा टाइम तक रखे रहते हैं। साथ में डिसएडवांटेज यहाँ पे हम देखें तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट द स्लो मूविंग आइटम। तो हमारा जो इन्वेंट्री टर्नओवर होता है, ये जो हमारे स्लो मूवमेंट वाला आइटम होते हैं उनको रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्योंकि सपोज कीजिए आपके पास, आप टर्नओवर तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा आइटम है जिनकी जनरल लाइफ में बहुत ही कम यूज़ है और आपके स्टॉक में वो थोड़े से ज़्यादा हैं, तो क्या होगा भाई, वो वहाँ पे मूविंग होंगे नहीं, मतलब इतने चलेंगे नहीं, तो एक्सपायर ज़्यादा होंगे, तो उनको रिप्रेजेंट वहाँ पे नहीं करता है। तो ये हमारे हो गए यहाँ पे 6। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे फीफो और साथ ही में फैफो। इनके नाम लेने में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है फिलहाल। फीफो और साथ में फैफो, ये इनके नाम है। तो यहाँ पे क्या है, हमारी इनकी शॉर्ट फॉर्म है, इनकी फुल फॉर्म ये नहीं है। तो ये जो हमारे दोनों मेथड है इनको थोड़ा सा हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हो सकता है डायरेक्टली आपसे यहाँ पे फीफो और साथ में फैफो ये पूछ ले, एक पूछ लिया, मोस्टली ये कंबाइंड ही पूछेगा। आपका न्यू सिलेबस है इसलिए पहले क्या है ना कि इतने कुछ मतलब देखने को ये नहीं मिले हैं। तो यहाँ पे जो फीफो होता है इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एफ मीन्स फर्स्ट, आई मीन्स इन, एफ मीन्स फर्स्ट, ओ मीन्स आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है वो पहले जाएगा। जैसे हम यहाँ पे अपना एग्जांपल लें तो भाई जैसे एक एवरेज एज रख रखी है 100 ईयर, 100 साल की, तो जो बंदा आपसे 50 साल पहले आया वो हमसे पहले जाएगा। बीच में एक्सीडेंटल केस वगैरह हो जाए उसकी हम बात नहीं कर रहे, एवरेज की बात कर रहे हैं। तो जो पहला आया वो पहले जाएगा, जो पहले एक्सपायर हो रहा है वो पहले जाएगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके, हॉस्पिटल फार्मेसी की, तो ड्रग से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट हमारा फर्स्ट इन, जो प्रोडक्ट पहले बन के हमारे स्टोर रूम में आया है वो पहले जाएगा, क्योंकि वो ख़राब हो सकता है या टाइम के हिसाब से डिमांड कम हो सकती है। साथ में फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट, ये तो बिल्कुल सीधी सिंपल है, जो पहले एक्सपायर हो रहा है वो पहले जाएगा, वरना प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा, नया प्रोडक्ट जो बन का है वो पहले चल जाएगा। तो सीधा है, जो पहला है वो पहले जाएगा, जो पहले एक्सपायर होगा वो पहले जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बिल्कुल सेपरेट इनको देख लेते हैं। फिफो इज द मेथड, हमारा जो यहाँ पे क्या है, फिफो है, ये एक मेथड है इन विच, जिसके अंदर द स्टॉक, जो हमारा मटेरियल होता है, स्टॉक होता है, दैट वाज फर्स्ट इन द वेयर हाउस इज टेकन आउट, जो पहले हमारे वेयर हाउस में आया था वही पहले वहाँ से जाएगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, आप ये ना सोचें, ज़्यादा माइंड पे जोर ना डालें कि ये है क्या, सीधा है। जो फीफो है हमारी एक मेथड है जिसके अंदर हम देखते हैं हमारे जो स्टॉक वेयर हाउस, जहाँ पे मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं, वो जो वहाँ पे पहले आता है वो पहले वहाँ से जाता है। अच्छा, पहले आने पहले जाने का रीज़न क्या होता है, तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, जैसे मार्केट में हमारी शूज़ वगैरह या क्लोथ्स वगैरह, जनरली इन्हीं का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं और ऐसी चीज़ें हैं भी नहीं। तो ये क्या, एक ट्रेंड चला, जैसे आजकल मूवीज़ में होता है ना भी, सलमान खान ने फटी हुई जीन्स पहनी, चलिए ठीक है, मार्केट में ट्रेंड चल गया, वो आ गई। अब आपने क्या किया, स्टार्टिंग में आपने इतना स्टॉक मंगा के रख लिया कि आप उसको बेच रहे हैं, तो आप जब तक उसका ट्रेंड चल रहा है जब तक निकाल देंगे तो अच्छा है, आप उसके बाद निकालेंगे उसकी डिमांड ही नहीं रहेगी। इस कंडीशन में क्या होगा, अब ऐसे तो है कपड़ा तो बहुत कम एक्सपायर होता है, लेकिन क्या कम होता है। तो वहाँ पे क्या हो सकता है, जब आप उसको बाद में बेचेंगे ट्रेंड नहीं बचेगा, तो या तो आप सस्ते में काटेंगे या आपको नुकसान देके चला जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला आया उसको टाइम के अकॉर्डिंग भेजना होता है।
एंड यूज फर्स्ट टू इंश्योर दैट लिस्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट पास द एक्सपायरेशन डेट। और इसका मेन रीज़न क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है जो पहले आया है वो उसकी जो एक्सपायरी डेट है उसको पार ना कर जाए, इसलिए उसको जो पहले आता है वो पहले जाता है, स्टॉक रूम में जो पहला है उसको पहले भेजते हैं। साथ में नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फीफो, तो फीफो की फुल फॉर्म क्या थी, फर्स्ट एक्सपायर्ड फर्स्ट आउट। देखिए दोनों मिलते जुलते हैं, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सीधा जो यहाँ पे फीफो है जो प्रोडक्ट पहला आया वो पहले जाएगा। एक्सपायरी जो उसकी एक्सपायरी वो एक रीज़न हो सकती है, लेकिन उसके अलावा जो उस चीज़ के प्रोडक्ट की टाइम के अकॉर्डिंग डिमांड है वो वहाँ पे मेन रीज़न है। नेक्स्ट वाले में यहाँ पे एक्सपायरी जो है वो मेन है। तो फीफो क्या होती है, एक मेथड होती है इन विच जिसके अंदर द आइटम्स दैट आर क्लोज्ड टू द एक्सपायरी। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो आइटम हमारे क्लोज मतलब कि उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो पास आ रही है, कैन बी यूज, तो उनको हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। आपको भी हॉस्पिटल फार्मेसी वहाँ पे स्टॉक काफ़ी सारा रखा है, तो आपको पता है ये स्टॉक यहाँ पे पहला आया था, ये मेडिसिन दवाइयाँ वगैरह, तो उनको पेशेंट पे पहले यूज़ कर लेते हैं जिससे उनकी एक्सपायरी भी ख़त्म ना हो और वो यूज़ में भी आ जाए, क्योंकि एक्सपायरी होने के बाद तो बेकार जानी है। ऐसी हमारी जो कंपनियां होती हैं जो पहले प्रोडक्ट बनता है स्टोरों में पहले उसको निकालते हैं एक्सपायरी डेट से पहले, जो क्लोज आ जाते हैं उनको थोड़ा कम रेटों पे भी निकाल देते हैं। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, फिफो एंड फैफो के दोनों में कंबाइंड यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिफो मेथड इज सुटेबल, जो हमारी फिफो मेथड है सुटेबल होती है फॉर बल्कि मटेरियल विद हाई यूनिट प्राइजेस। आपके वेयर हाउस में इस तरह का मटेरियल रखा है जो बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, साथ में महंगा भी है, तो उसको हम क्या करें, यहाँ पे जो पहला है उसको पहले निकालना है, तो आपके लिए एडवांटेजेस है इस मेथड का। अगर आप पहले जा रहे हैं तो आप लॉस से बच जाएंगे। फिफो मेथड हेल्प टू अवॉइड डिटोरिनेशन। देखिए क्या होता है, जो फीफो मेथड है, आप पहले जो प्रोडक्ट आया उसको पहले निकाल लें, या एक तरह से जो एक्सपायरी वगैरह है उससे पहले निकाल लें, तो आपका जो यहाँ पे डिटोरिएशन का सीधा मतलब होता है ख़राब होना। प्रोडक्ट ख़राब होने से आपका बच जाएगा, टाइम से निकल जाएगा, जिससे लॉस आपको नहीं होगा। ईजी टू ऑपरेट, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। प्रोडक्ट आपके पास पहला है, एक्सपायरी से पहले आप निकाल दें, बहुत आसान है। ईजी टू अंडरस्टैंड, समझना भी उससे ज़्यादा आसान है। साथ में यहाँ पे इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट। देखिए क्या है, अगर आप ट्रेंड के अकॉर्डिंग या एक्सपायरी से पहले आप कस्टमर को अच्छे लोएस्ट प्राइस पर उस प्रोडक्ट को दे रहे हैं, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन रेट है मतलब वो खुश हो जाएगा। साथ में यहाँ पे डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस में क्या होते हैं, तो देखिए एक यहाँ पे मेन डिसएडवांटेजेस होता है, व्हेन प्राइस राइज द इशू प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस एज मटेरियल्स आर इशू फ्रॉम द अर्लीस्ट कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट जैसा आपने मूवीज वगैरह में देखा हो, कंटेनर वगैरह आते हैं बड़े बड़े कंसाइनमेंट आते हैं। सीधा कहने का मतलब है जो हमारी मार्केट है उसमें जो हमारे पहले प्रोडक्ट हमारे पास मतलब हमने स्टॉक हिसाब से ज़्यादा रख लिया था, तो वहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे प्राइजेस राइज, मार्केट में क्या हो गया, उसके प्राइस अब बढ़ गए पहले से। इशू प्राइस जो पहले से हमारे प्राइस आए थे उससे ज़्यादा हो गया। डज नॉट रिफ्लेक्ट द मार्केट प्राइस, एमआरपी बढ़ ही पहले वाले पे एमआरपी कम थी, तो पहले वाला मटेरियल हमारा पुराने में गिना जाता है, तो मार्केट में आप उसको महंगा नहीं बेच सकते। रीज़न क्या है कि वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देख सकता है जो ले रहा है, वहाँ पे साथ में देख सकता है कि हाँ पुराना आइटम है, तो कम कॉस्ट में आपका वो लगता है। तो अगर स्टॉक में आपके ज़्यादा आइटम है, जो पहले आया उसको पहले आप नहीं निकाल रहे हैं, एक्सपायरी के पास आ रहा है, तो आपके लिए क्या हो सकता है, वहाँ पे वो नुकसानदायक हो सकता है। तो जो पहले कंसाइनमेंट आता है उसके साथ ही होता है। तो आपका जो टॉपिक है यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी सी आवाज़ भी हमारी यहाँ पे बैठने लगी है। तो ये जो हमारे यहाँ पे इन्वेंटरी कंट्रोल था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। साथ में यहाँ पे फीफो एंड फीफो मेथड ही हमने यहाँ पे देख ली, तो आगे हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा उसमें हम देखेंगे इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा ये टॉपिक है इसको हम एक लेक्चर में देखेंगे। जो हमारा इससे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा, तो इसको आपने अच्छे से समझाया तो ठीक है, नहीं समझाया तो एक बार और रिपीट करके देख लीजिए, क्योंकि आगे वाला टॉपिक इसी के ऊपर बेस्ड होगा। अब आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, हमने पूरी कोशिश की इसको समझाने की। लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और देखिए चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए कीजिए, थोड़ा सा हमें मोटिवेशन मिल जाता है। बाकी इसके नोट्स जल्दी हम वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। देखिए जब हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारे नोट्स की पीडीएफ आती है, जल्दी कंप्लीट करेंगे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो हमारी वेबसाइट है easyfarms.com, सीधा आप गूगल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, साथ में टेलीग्राम पे सीधा आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आप हिंदी प्लस इंग्लिश और साथ में इंग्लिश दोनों में आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी हम आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।